वाहिद अवैसी और सलार मिल्लत उनके वालिद साहब, और उनके बाद ये इन्होंने ऐसे सऊदी अरब में ऐसे पल्लो पसार पसार कर अल्लाह के नाम पे कॉलेज बनाने के लिए पैसे दो, मांग मांग के लोगों से पैसे लेकर आए, खाए कमाए और वो मुसलमान को रोड पे छोड़ दे। ऐसा थोड़ी ना धंधा चलता। इतना बड़ा झूठा यहाँ औरंगाबाद के अंदर में, तुम्हारे जिस्म में 15 बाटली है क्या? शिकायत हुआ करती थी कि आज़ादी के बाद कोई मुस्लिम लीडर बड़ा नहीं हो सका हिंदुस्तान में, जिसको ऐसा लीडर जिसके सारी कौम उसकी बात को माने, उसके पीछे खड़े हो जाए। एक आदमी अगर कोशिश कर रहा है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों होती? किसी एक महाराष्ट्र के एक इलाका औरंगाबाद में अगर एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कुछ मिल जाता है तो पूरे देश में मिल गया, ऐसा नहीं है ना। इन्होंने बिहार में जाके 10-15 सीटें गिराए, 5 सीटें इनके लेके आए बीजेपी की मदद से। अखिलेश यादव भी तमाम छोटी जमातों को ले रहा है, तो इनको क्यों नहीं लेते, उन्हें बुलाते, क्यों इनसे गठबंधन क्यों नहीं करते वो लोग? असद अवीसी उनकी धट्टियां उड़ाते घूम रहा है, बीजेपी की और आरएसएस की। साहब ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप जैसे लोग, शरद पवार जैसे जो लोग हैं, बड़े लीडर है, वो सबसे गठबंधन करने को तैयार होते हैं सिवाय एमआईएम के। उनके चैनलों पे जितने रनिंग चैनल है, सिर्फ असद अवीसी, कदीर मौलाना नहीं आता, आजम खान नहीं आता, एक ही टारगेट असद अवीसी को लाया जाता। बीजेपी का ये फंडा है कि इसको हिंदुस्तान का जीना बना। एक नंबर के झूठे, ये मुसलमानों के वफादार कैसे हो सकते हैं? तो आप भी कहाँ हैं सर? आप भी जो हुकूमत कर रहे हैं, 5% रिजर्वेशन आपकी ही हुकूमत थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की, उसी में से हाई कोर्ट ने कहा था कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमान। आदाब से महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम की तवज्जुह से आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिसने इस समाज में अपना एक मुकाम बना रखा है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है। पिछले 25-30 साल से सियासत में सरगर्म हैं जनाब खदीर साहब, जिन्हें हम खदीर मौलाना भी कहते हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस की वो एक ऐसी सिपाही है जो हमारे इलाके में, खुसूसन मराठवाड़ा इलाके में अपना एक मुकाम बना चुके हैं। सियासत में अपोजिशन होना ज़रूरी है। उन पर, खदीर साहब पर भी जो अपोजिशन पार्टी है, खुसूसन एमआईएम, वो कई इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि सेकुलर जमात के साथ रहकर मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मुसलमानों के लिए नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा भी आरोप लगाते हैं। तो आज हम उनसे ऐसे ही कई तीखे सवाल है जिसका हम जवाब जानना चाहेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सियासत में आप पिछले 25-30 साल से सरगर्म हैं। महाराष्ट्र में खुसूसन और मराठवाड़ा में आपने एक मुकाम बना लिया है, और आपको आज जो आपकी जो पोस्ट है, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। मौजूदा सियासत खुसूसन महाराष्ट्र की जिस तरह से तीनों पार्टियां मिलाकर चला रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन का जहाँ तक सवाल है, वो किस ज़िमन में आपका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि माननीय शरद पवार साहब ने ये जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में लोगों का कौल जो है सेना और भाजपा को गया था, और फ़िरका परस्तों ने इस मुल्क में, इस स्टेट में अपने गंदे पैरों की जो छवि को इस तरह से गाड़ने की कोशिश की जिसका सीधा सीधा निशाना जो है अल्पसंख्यक, छोटे मोटे समाज के लोग, गरीब मजदूर वर्ग, सभी लोगों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आप इस मुल्क के अंदर में अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि पवार साहब की ये मेहनत और ये कोशिश जो उन्होंने सत्ता को अपने आंगन में खींच कर लाया और लोगों के सामने
एक सेकुलर छवि की सरकार देने का काम किया। मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ इस बात से कि फ़िरका परस्तों के जहर से कम डगड़ा पेशा ईट माओ कहावत है ना, तो हमको कहीं न कहीं बचाया गया है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मेरा सवाल मतलब था ये था कि जिस तरह हुकूमतों को काम करना चाहिए, जहाँ पर आज महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीबों के लिए काम जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह आप सोचते हैं, जो आप अपने हमेशा भाषणों में बोलते, तकरीरों में आप कहा करते हैं कि आखिरी आदमी तक हुकूमत की जो भी सुविधाएं हैं वो पहुँचे। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे गरीब लोगों तक स्कीम है जो पहुंचनी चाहिए और पहुंच भी रही है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश करी कि भाई छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार, मजदूर आदमी, काम करने वाले, ड्राइवर, हर आदमी के बारे में योजना और प्लान बनाया है। वे कहीं न कहीं हुकूमत की तरफ से इसको मदद हो, उस तरह की सारी कोशिशें इस हुकूमत में हो रही हैं। आपको देखना पड़ेगा, इसकी बड़ी तफसील में जाना पड़ेगा, आपको पेन और कागज़ लेके बैठना पड़ेगा। मैं आपको सब चीज़ें एक एक से गिना सकता हूँ कि मज़दूरों के लिए, इनके लिए जो सरकार हमारी काम कर रही है। ये एक 3 लोगों की सरकार है। 3 लोगों की सरकार में कोई भी फैसला लेने के लिए तीनों को एकमत और सहमत होना पड़ता है। उसके बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र के अंदर में पवार साहब के मशवरे पे और हिदायत पे जिस तरीके का लाए अमल उन्होंने बनाया है, आने वाले समय में इसका गुनीली परिणाम आपको और हमको देखने को मिलेगा। वैसी पॉलिसी इस सरकार की है। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ऐसा लगता है। सब ऐसा है कि आज जो सियासत कर रहे हैं वो जिस तरह की सियासत मुल्क में की जा रही है, कट्टरवादी सियासत, एक कट्टर हिंदू हो गई, कट्टर हिंदू जमात हो गई है, और एक कट्टर मुसलमान जमात वैसी भी है। तो सेकुलर लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आप जैसे सेकुलर लोग हो, मुसलमान हो, इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फ़िरका परस्त और सेकुलर अपने मुल्क के अंदर में आज़ादी के बाद से लेके काफ़ी दिनों तक के एक निज़ाम रहा है जो अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन आरएसएस ने और बीजेपी ने जिस तरीके का निज़ाम इस मुल्क में बनाया है, उनके निशाने पे सबसे पहले मुसलमान हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी बिरादरी से जो लोग हैं, उसका नाम नहीं लेते हुए उनको कैसा नुकसान पहुंचाना, इस तरीके की। अभी हिंदू का मतलब मुसलमान वर्सेस सब हिंदू तो नहीं है। हिंदू में कितने लोग ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी ज़ात बिरादरी में से आते। मुसलमान ही एक ऐसी कास्ट है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे खड़ी है, कुल्लू जमा है, कुल्लू मुस्लिम जो है एक है। हमारे में भी जो है तो फ़िरके बंदी है, ये है। लेकिन हिंदू को मुत्तहद करके जिस तरह की उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी को मुसलमानों में की कुछ फ़िरका परस्त जमात, मुसलमानों में भी फ़िरका परस्त है, हिंदू में अगर फ़िरका परस्त है तो हमारे में भी फ़िरका परस्त है, वो भी फ़िरका परस्त फैला रहे। और हमारे पास मराठी में कहावत है, शिवड़ावड़ पड़तो, गाड़ी का जो बैल होता है उसका जो शिवल रहता है ना, तो बैल शिवड़ावड़ पड़तो। तो ज़ात के प्रति अपनी ज़ात को प्राधान्य देकर जिस तरह काम करना, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी और आरएसएस सिर्फ दिखाने की कोशिश करती है, एक ही कास्ट है उनके पास जो ऊंची जात की कास्ट है, उसको लेने के बाद जो नीचे जात की जो कास्ट है वो सिर्फ उनकी बात करती है, उनको मदद नहीं करती। सर, आप जैसे सेकुलर लोग जो सेकुलर जमातों में आप काम करते हैं, आपने काफ़ी वक्त उन जमातों के लिए दिया है। एमआईएम के लीडरान आप पर, आप जैसे लोगों पर, सेकुलर लोगों पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि पिछले 70 साल से दोनों जमातें, अभी तो राष्ट्रवादी जो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद से मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, और आप जैसे लीडर आज भी उन्हीं जमातों के साथ है, इस तरह का इल्ज़ाम लगा जिससे कोई मुसलमानों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। बुत हमें कहे काफिर, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, इनका ऐसा निज़ाम है। तुम इनके वालिद साहब से, इनके दादा से अगर एमआईएम वालों का अगर रिकॉर्ड लाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि ये लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया। पहले तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आप तज़किया कीजिए और आप बताइए कि 1947 के बाद से लेके अभी तक वाहिद अवैसी और सलार मिल्लत उनके वालिद साहब, और उनके बाद ये इनके वालिद साहब से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहे, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। तो मैं बहुत नज़दीकी से इनके पूरे फैमिली को और इनके घर को जानता हूँ। मैं दूर से नहीं, पूरे अच्छे तरीके से जानता हूँ। इन्होंने ऐसे सऊदी अरब में ऐसे पल्लो पसार पसार कर अल्लाह के नाम पे कॉलेज बनाने के लिए पैसे दो, मांग मांग के लोगों से पैसे लेकर आए और कॉलेज खड़ा किया गया। मेरा इनसे सवाल है, जो मुसलमान के नाम पर तुम्हारे कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री तो चल नहीं रहे थे कि तुमने कॉलेज बनाए, अल्लाह के नाम पे मांगे और हुकूमतों को माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेजेस मिले। कांग्रेस ने जो है MBBS का कॉलेज उनको दिए है, ये कांग्रेस के साथ रहे पहले, और सारा जमा करके इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिए। इन्होंने कॉलेज बनाए जब से आज तक कितने मुसलमानों को बगैर डोनेशन के और फ्री फंड के अंदर में सीटें दिए, ऐसा इन्होंने बताना चाहिए कौम के पास। कितने इंजीनियर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनकी फ़ीस माफ़ की या उनको मदद की या हॉस्टल में रखा, इन्होंने बताना चाहिए। एजुकेशन तो इनके धंधे का बाइस है, इनके पैसे का बाइस है। हमारे को इनसे कोई एलर्जी नहीं है, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे भाई है। लेकिन मेरा क्यों नहीं अपना भाई होता है? वो मेरे भाई मेरे मुसलमान के नाम के ऊपर माल ला के खाए कमाए और वो मुसलमान को रोड पे छोड़ दे, ऐसा थोड़ी ना धंधा चलता। मुसलमानों के नाम पे तकरीरें करना इतना बड़ा झूठा यहाँ औरंगाबाद के अंदर में। अब तुम झूठ से अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा नाम हिंदुस्तान में अवैसी फैमिली का, तुम्हारे जिस्म में 15 बाटली है क्या? झूठा, अभी बाटली देता, हाथ से जाता, फिर लेके आता। तो ऐसे झूठ पे आधारित जो पार्टी होती है, ये मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों के नाम को बेचकर धंधा करने और पैसे कमाने वाली है जमात। सब हमेशा एक शिकायत हुआ करती थी कि आज़ादी के बाद कोई मुस्लिम लीडर बड़ा नहीं हो सका हिंदुस्तान में, जिसको ऐसा लीडर जिसके सारी कौम उसकी बात को माने, उसके पीछे खड़े हो जाए। एक आदमी अगर कोशिश कर रहा है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों होती? नहीं, हमको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं है। हम तो बल्कि चाहते हैं कि कोई अल्लाह के नाम पे इखलास से खड़ा रहे, लेकिन इखलास तो होना कि नहीं। इखलास रहेगा तो पूरी कौम खड़े हो जाएंगी। किसी एक महाराष्ट्र के एक इलाका औरंगाबाद में अगर एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कुछ मिल जाता है तो पूरे देश में मिल गया, ऐसा नहीं है ना। ये तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे पूरे मुल्क में, इन्होंने बिहार में जाके 10-15 सीटें गिराए, 5 सीटें इनके लेके आए बीजेपी की मदद से। सेकुलर सरकार को गिरा दिया इन्होंने। वो सेकुलर सरकार में कितने मुसलमान लीडर थे जो मजबूती से वहाँ पे नुमाइंदगी, हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों के लिए कितनी बड़ी नुमाइंदगी। बराबर है। वहाँ पे जैसे आज अखिलेश यादव भी तमाम छोटी जमातों को ले रहा है, तो इनको क्यों नहीं लेते, उन्हें बुलाते, क्यों इनसे गठबंधन क्यों नहीं करते वो लोग? क्यों नहीं गठबंधन करेंगे? इनकी पॉलिसीज नहीं है। ये जिन आखा के गुलाम हैं, उन आखा का जो उनको हुक्म है, उसके अलावा कैसे जाएंगे तो फिर इनकी दुमची दबाई जाएंगी। मैं एक ही सवाल आपसे करता हूँ। आज़म खान एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर में। छोटी मोटी तकरीर में उन्होंने बीजेपी पे तनकीद की, उसके ज़िमन में मुर्गी चोरी में और फलाने चोरी में जेल में डाल दिए जाते। असद अवीसी उनकी धट्टियाँ उड़ाते घूम रहा है, बीजेपी की और आरएसएस की, और क्या नहीं बोल रहा है जो बोलना नहीं चाहिए। ऐसी भी बातें उनकी मुखालिफत में बोली जा रही है। फिर आपको ये नहीं समझता कि उनको अंदर नहीं डाल दिया जाता, ये उनके आदमी है या नहीं, ये नहीं समझता आपको? हमसे ज़्यादा तो आप समझदार है कि वो क्या कर रहे हैं। हमसे सवाल पूछने से पहले आप तज्जिया करो कि आप भी कहीं ना कहीं ईमान रखने वाले हैं। साहब, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप जैसे लोग, शरद पवार जैसे जो लोग हैं, बड़े लीडर है, वो सबसे गठबंधन करने को तैयार होते हैं सिवाय MIM के। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका सोचने का जो अंदाज़ है अलग है। जो सेकुलर पार्टियां है उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करती है जिसके अंदर में कुछ दमखम है, वजूद है नुकसान पहुंचाने का। ये
उतना नुकसान पहुंचाने का दमखम है नहीं, लेकिन बीजेपी इनके लिए कोशिश कर रही है कि इसको मुतवादिल खड़ा किया जा सके। आप पूरे मुल्क में देखो, हिंदुस्तान में सारे मुसलमान ख़त्म हो गए, खाली उनके चैनलों पे जितने रनिंग चैनल है सिर्फ असद अवीसी, कदीर मौलाना नहीं आता, आज़म खान नहीं आता, कितने मिनिस्टर महाराष्ट्र में, कितने मिनिस्टर आंध्र प्रदेश में, कितने उत्तर प्रदेश में, वो लोगों को सामने चैनलों पे नहीं लाया जाता। एक ही टारगेट असद अवीसी को लाया जाता। बीजेपी का ये एक फंडा है कि इसको हिंदुस्तान का जीना बनाना। इनका एक फंडा है कि अवीसी को हिंदुस्तान का जीना बनाना और मुसलमानों के सामने एक छोटी सी 20% की कौम, 15% की कौम एक जगह जमा करके 85% का माहौल हमारे तरफ खड़े करना, ताकि इनके जड़ें हम ख़त्म कर सकें। ये बेवकूफ़ किस्म के हमारे जो लोग हैं वो जो नहीं समझते हैं, हमको इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में अगर कौम की तरक्की करना है तो हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुओं के साथ ही हमें रहना होगा, उन्हीं का साथ हमको देना होगा जो मुल्क की सलामियत चाहते हैं, मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। यहाँ का मुसलमान ऐरे गहरे नत्थु खैरों के बड़े बड़े भाषण अल्लाह रसूल के वास्ते देने वाले जो नंबर 1 के झूठे, जिसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ, ये 15 बाटल का ले लो आप, 1 नंबर के झूठे, ये मुसलमानों के वफादार कैसे हो सकते हैं? तो आप भी कहाँ हैं सर? आप भी जो हुकूमत कर रहे हैं, 5% रिजर्वेशन आपकी ही हुकूमत थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की, उसी में से हाई कोर्ट ने कहा था कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को देंगे, आपने उसको लेट कर दिया, हुकूमत इलेक्शन आ गए, आचार संहिता लग गई, वो मुद्दा जहाँ का वहाँ चला गया। फिर आज आपकी गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट में है, अच्छी पोजीशन पर है, फिर आप उनको क्यों मौका देते हैं, क्यों रिजर्वेशन क्यों नहीं देते मुसलमानों को? देखिए, आप जो कह रहे बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपको क़ानूनी बात समझाना चाहता हूँ। हमारे पास रिजर्वेशन के नाम पे जितनी जमातें आंदोलन और मसला खड़ा कर रही है, क्या उस मुल्क के कानून को जानते हैं कि नहीं जानते? रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है कि 50% से ज़्यादा इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन इस मुल्क में है नहीं। तमिलनाडु में 60% है कि उसकी अलग वजह है, लेकिन संविधान और सुप्रीम कोर्ट को अगर आप देखते हैं तो इस मुल्क में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कभी भी दिया जा नहीं सकता। अगर कोई हुकूमत ऐलान करती भी है, कोर्ट में जाओ, वो मामला टैटा फिश हो जाता है। हाई कोर्ट ने दिया नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 5% देना चाहिए, तो एजुकेशन में देना चाहिए। अब वो कानून के दायरे में कैसे बैठ सकता है, वो हमारे लोग उसको देख रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन के नाम पे तो रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता, ना मुसलमानों को दिया जा सकता, ना अदर दन पार्टियां जो आज आंदोलन कर रही हैं उनको दिया जा सकता। कानून में नहीं, संविधान में नहीं। अगर देना ही है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर में बहुमत से वो बिल लाना होगा और वो अमेंडमेंट करना होगा। अगर अमेंडमेंट होता है तो कानूनी तरीके से जहाँ तक सवाल है वो मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे हुकूमत के अंदर में रास्ते होते हैं। अगर हुकूमत देना चाहती है तो अलग रास्ते से एजुकेशन में मुसलमानों को आगे ला सकती है, उनके कॉलेजेस बना सकती है, उनके फाइंडिंग कर सकती है, बहुत सारे चीज़ें हैं। हमारे जो हमारे सर एक मिनट, नियत साफ भी होना चाहिए। हमारे एमपी साहब ने ओपन चैलेंज किया ये महाराष्ट्र हुकूमत को, अगर आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हैं तो एमआईएम किसी भी लोकल बॉडी इलेक्शन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। इतना अच्छा गोल्डन चांस आपको दिया है। देखिए, हमको इनकी गोल्डन चांस की कोई आवश्यकता नहीं। कल कोई मुझे कहे ये आसमान में तारा दिख रहा है, उसको तोड़ के लाओ, मैं आपको अपना गुलाम बनाएंगे, कि बात पॉसिबल है क्या? तो ये तो रिजर्वेशन आसमान का तारा है। ये मैं एक मिसाल दिया आप, मैं अब कल डिक्लेयर करता हूँ। आप जैसे लोग जो हुकूमत में अपने एक मजबूत मुकाम रखते हैं, ये आप लोगों का प्रेशर डालने का काम है कि सर हमको ये देना पड़ेगा, वरना ये जमाते तो हमारे को नाम रखेंगी। देखिए, ऐसा है, हर मुखालिफत पार्टी को एक ये ढूंढना होता है कि भाई इनका कौन सा कमज़ोर पहलू है जिस पे हम चोट मारें। रिजर्वेशन की इनकी मांगने की, इमाम की जो मांगने का जहाँ तक सवाल है, इनमें अगर थोड़ी भी शर्म है, अल्लाह ने थोड़ी शर्म रखा, तो मेरा इनको कहना है कि हैदराबाद में टीआरएस ने 12% का ऐलान किया है। वो वीडियो लगाओ उसका, अपने टीआरएस का, मैं वीडियो उनको बताना चाहता हूँ कि 12% का ऐलान किया है।
तुम अपने घर के अंदर में 12% तो दिलाओ, तुम वो लेके आओ। अगर ये हमने नहीं दिए तो आप हमको बोलो। हाँ, खदर साहब, चूंकि आप एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं सियासत में, आज मुल्क के जिस तरह के हालात है, जहाँ पर नफ़रतें बहुत बढ़ गई है और नफ़रतें रात और दिन टीवी के द्वारा, चैनलों के द्वारा बांटी जा रही है। तो सुनिए ना, सवाल ये है, बांटी जा रही है, यहाँ पर सेकुलर जमातों का जो किरदार है, वो किरदार कहीं ना कहीं आप उनके कट्टर हिंदुवादी जो कट्टर पार्टियां हैं जो हिंदुत्व की बात करती है, वहाँ पे तमाम सेकुलर पार्टियां कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आती है। देखिए, सारे खराबी के बावजूद भी, कितनी भी खराबियाँ अगर सेकुलर जमात में, अगर जैसे कि आप कहना चाहते हैं और जैसे कि लोग बोलते हैं, सब कुछ खराबी के बावजूद भी सेकुलर जमात ही हमारे लिए जो है तो आफियत का काम है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिले, बहुत सारे पैकेज नहीं मिले, बहुत सारे हमारे काम नहीं हो, लेकिन ये जो जमातें हैं जो छोटे छोटे जात बिरादरी के लोगों की जड़ें काट रही है, जिस तरह से उनका प्लान है, जिस तरह के वो नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं, हम लोग तो रोज़ अपडेट है, अल्लाह बेहतर जानता है। यानी इस वक्त इस मुल्क की हालात इतने ख़तरनाक है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग तो सिर्फ ये टीवी पे, चैनलों पे वो चीज़ें देखते हैं जो उमूमी तौर से लोगों के सामने होते, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है, ये जिस तरह से इस मुल्क को, हमारा छोड़ दो, हम भी इस मुल्क का हिस्सा है। अब ये मुसलमान बोले तो हिंदुस्तान का एक हाथ है, दूसरा हाथ दूसरा हिंदू है, तीसरा पैर जो है तो दूसरी ज़ात का है। ये मुल्क का ढांचा है। अगर सिर्फ हमारे मुसलमानों को ये नुकसान पहुंचाने का अगर प्लान करते हैं तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा कमज़ोर होता है। मुसलमान कमज़ोर होता है ऐसा नहीं है। मुसलमान, तुम एक सबसे पहले जान लो कि ज़मीन गल्ला उगाना छोड़ दे और आसमान पानी बरसाना छोड़ दे, ज़मीन जो है लोहे की और आसमान तांबे का हो जाएगा। तो हमको सिखाया गया है कि हमारा ईमान हमको पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम किसी हुकूमतों के बेस पर पलने वाली जमात नहीं है, हम अल्लाह के नाम पे जीने वाली जमात है। लेकिन चूँकि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के हम वफादार नागरिक है, तो इस मुल्क में दूसरे जात बिरादरी का जिस तरह का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। उस अधिकार को लेके हम हुकूमत से हमारी लड़ाई करते हैं, हमारा हक मांगते हैं। इससे ज़्यादा हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मुल्क में ये कोई भी साजिश मुसलमानों के खिलाफ करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे, अंग्रेज़ों को मदद की थी, फिर पलटकर इस मुल्क में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से मुसलमानों को, एक तरफ तो हिंदू भाइयों के अलग अलग जातों को बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उन गरीबों को भी नुकसान पहुंचा रहे जो लोग नहीं जानते हैं। वो तो इस तरह का बावरान माहौल बनाने की कोशिश करे। उनकी ज़हनियत सिर्फ एक पर्टिकुलर ऊंचे दर्जे की जात की है, नीचे दर्जे की हिंदू हमारे जो भाई है छोटे छोटे जात बिरादरी के, इनके दिल में उनके बारे में कोई भी फार्मूला नहीं है कि उनको, लेकिन वो बताने की सिर्फ कोशिश करते हैं फिरका परस्ती को बढ़ावा देने के लिए। इन सब बातों का सेकुलर जमात के पास क्या जवाब है? देखिए, हम तो हमारे प्रस्ताव रखते हैं। हमने हमारी खुसूसी मीटिंगों के अंदर में हमने इस बात को कहा है कि हमको एक लाए अमल बनाना होगा जो हमारी छोटी छोटी ज़ात बिरादरी के जो हिंदू भाई है उनके कमज़ोरी को ऊपर कैसे ला सकते हैं, उनके लिए क्या क्या अमल कर सकते हैं, क्या फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, दलित समाज को किस तरह हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। माननीय अजीत पवार साहब ने तो इसके ऊपर 15 मिनट का तज्जिया किया कि भाई दलित समाज को हम कौन से स्कीम के ज़रिए से आगे ला सकते हैं, मुसलमानों को कैसे आगे ला सकते हैं, ओबीसी के जो हिंदू भाई है उनको आगे ला। अभी हिंदू में 18 पकड़ जात लोग हैं, हिंदू बोले तो कोई एक बिरादरी की नहीं है, लेकिन टारगेट अगर आप देखो तो एक उच्च स्तरीय जात को हुकूमत करके नीचे के लोगों को पैरों में रखने का ये बीजेपी और शिवसेना का जो प्लान है, इसको दबाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए हमको खुले तौर से खुले मंच के ऊपर उन लोगों का विरोध करना पड़ेगा। मुसलमानों में रह के ये फिरका परस्त मुसलमान
जो हरे झंडे लेके पाकिस्तान के जैसे नुमाया झंडे लेके फिर के इस मुल्क में जो बीमारी फैला रहे हैं और मुसलमानों के जहन में एक जहर पेरने का काम किया जा रहा है, ऐसे मुसलमानों को यहाँ के मुसलमानों ने कहीं भी इनको मौका नहीं देना इनके पैर जमाने, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोगों के वजह से मुसलमानों को नुकसान होने वाला है। इससे पहले ये लोग नहीं थे तब भी तो कोई काम नहीं हो रहा था सर। अब सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बड़ा मुकाम आपकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ताकत आपने अपनी बना चुकी है। ऐसे माहौल में जहाँ पर नफ़रतें इतनी गहरी जड़ें बना चुकी है, दिलों में बुरा एक दूसरे की बुराइयाँ भर गई है और दूरियाँ बहुत बढ़ गई है, तो आप जैसी जमात के लोग या आप लोग जो लीडरान हैं, चाहे किसी भी जमात से हो चाहे किसी फ़िरक़े से हो, ये दोनों फ़िरक़ों के बीच में मोहब्बत कायम हो, फिर से भाईचारगी कायम हो, इसके लिए किस तरह का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तो करना चाहिए क्या? देखिए, हमने तो हमारे पार्टी से हटकर मैं जमीयत उलमा हिंद के अंदर में भी काम करता हूँ। मैं नायब सदर चुनकर भी आया स्टेट के अंदर जमीयत उलमा हिंद में। जमात की भी ये कोशिश है, हिंदू मुसलमानों के अंदर में जो लोग खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ज़रिए से जमात भी इस बात की कोशिश कर रही है कि हिंदू और मुसलमानों को करीब लाया जाए और जो खाई है वो उसको कम किया जाए। उसके लिए बहुत सारे फलाई काम है जिसके ज़रिए से मदद करने के काम है। बहुत सारे एक्शन है जो लिए जाएंगे और लिए भी जा रहे हैं। उनको करीब लाने के लिए एक दूसरे की गंगा जमनी तहज़ीब को बढ़ावा देना चाहिए और गंगा जमनी तहज़ीब के ज़रिए से जो हमारे पहले पुराने मरासिम थे, रिश्ते थे हिंदू भाइयों के साथ, वो और मजबूत हमने करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे स्कीमें और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनके फंक्शनों में जाना, उनके त्यौहार में जाना, उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ जाके उनके साथ खड़ा रहना, उनकी मुश्किलों में उनको मदद करना। हम जैसे कि हमारा मज़हब और दीन सिखाता है, अगर पड़ोसी हिंदू भी है, अगर वो घर में भूखा है और हम खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना हराम है, उसकी मदद करना हमको। तो जो हमारे इस्लाम से जो हमको सिखाया गया है वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ अगर हम वो अमल को लेके आगे जाएंगे तो हिंदू भाइयों के अंदर की मोहब्बत है। कोई अरे एक जानवर को भी अगर मोहब्बत करता है आदमी, करीब आ जाता है, ये तो इंसान है। अगर हम अपनी पहल करेंगे, वो बावजूद नफ़रतों के अगर हम मोहब्बत और प्यार बांटेंगे, और जितनी मोहब्बत और प्यार हम उन लोगों को बांटेंगे उतने वो हमारे करीब आएंगे। मोहब्बतें और प्यार बांटेंगे और हम उम्मीद करते हैं खदीर साहब के जो आपके ख्यालात है उसको वो पेपर पे उतरे और उसके बाद लोगों तक पहुँचे और उसके इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि सिर्फ बातें बहुत अच्छी होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो खाई जो है जहाँ की वहाँ दरी की दरी रह जाती है। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों की कमी है इस दुनिया में और मोहब्बत भरे दिल ही दुनिया की तरक्की में काम आते हैं। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा समाज देना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं उनके लिए जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, सुकून, इत्मीनान, चैन हो, तो हमको उसके लिए अभी से कोशिश करना पड़ेगी, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।